आज वर्ल्ड एक्सप्रेस में वर्ल्ड मीडिया नेशनल ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत हैं भारत की खास खबरें, जो इस प्रकार हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। मुंबई से एक चिंताजनक खबर सामने आई है। इसमें बताया गया है पिछले वर्ष में हर दिन मुंबई में करीब 71 महिलाओं ने गर्भपात करवाया है। सबसे आश्चर्य की बात यह है, इन महिलाओं की उम्र 25 से 35 साल के मध्य। मुंबई महानगर पालिका के मुताबिक 2023 और 2024 में 25,835 महिलाओं ने गर्भपात करवाया। ये सभी 30 से 40 साल के मध्य की हैं। 25 से 29 उम्र की महिलाओं में 7,606 और 35 से 39 उम्र की 8,402 और 20 से 24 की उम्र की 3,669 महिलाओं ने गर्भपात करवाया। जे अस्पताल के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक आनंद ने वर्ल्ड मीडिया को बताया कि गर्भपात करवाना नुकसानदायक है, फिर भी महिलाएं गर्भपात करवाते हुए अपनी जान को जोखिम में डाल रही हैं। युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को मोदी मंत्रिमंडल में नहीं लिए जाने पर युवाओं में प्रतिक्रिया है। अनुराग भाई की उपेक्षा क्यों? इधर झालावाड़ से लगातार 5वीं बार सांसद का चुनाव जीते दुष्यंत सिंह, जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे हैं, उनकी भी मोदी मंत्रिमंडल में एंट्री नहीं होने पर राजस्थान में गहरा गुस्सा है। अमरोहा से दुखद समाचार मिला है। यहाँ हसनपुर मनोटा पुल पर दो कारों के मध्य जोरदार टक्कर हुई। कार गहरी खाई में जा गिरी। 4 यूट्यूबर जो कॉमेडी वीडियो बनाते थे, शाहनवाज, शाहरुख, लकी, तहसीम की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से खबर आई है। इसमें बताया गया स्थानीय घाघरा नदी में नहाने आए 5 लोग डूब गए। 4 की मौत हो गई। एक 17 साल के किशोर को बचा लिया गया है। उसकी हालत काफ़ी चिंताजनक बताई जाती है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में वैष्णो देवी जा रही मां के भक्तों से भरी बस पर आतंकियों ने हमला किया। बताते हैं करीब 7 आतंकी उस समय बस पर टूट पड़े जब उन्होंने इस बस को देखा। ड्राइवर को गोली लगी, बस गहरी खाई में गिरी। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं हमलावर सेना वर्दी में थे। 25 से 30 गोलियां बस पर दागी गईं। एक अन्य घायल संतोष कुमार ने बताया, अपने चेहरे और सिर को काले कपड़े से ढके एक व्यक्ति ने बस के सामने आकर अंधाधुंध गोलीबारी की। पीड़ित ने आगे बताया, हम कई घंटे खाई में असहाय होकर पड़े रहे। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हमलावर आतंकी राजौरी और पूंछ की घनी झाड़ियों में जा छिपे हैं। इनकी संख्या 3 से 4 बताई जा रही है। इन आतंकियों को सेना ने चारों ओर से घेर लिया है। बताया जा रहा है छिपे आतंकी राजौरी और पूंछ में कई संगीन वारदातों के मास्टरमाइंड रहे हैं। इन आतंकियों पर आरोप है इनने शिवखोड़ी गुफा तीर्थ स्थल से कटरा लौट रही बस पर गोलीबारी की। इसमें 10 लोग मारे गए और 32 बुरी तरह से घायल हो गए। एक बड़ी खबर सामने आई है। इसमें साफ तौर पर बताया गया है जम्मू कश्मीर में करीब 70 विदेशी आतंकी सक्रिय हैं। सेना की 15वीं कोर के जनरल कमांडिंग ऑफिसर राजू दही ने इस खबर की पुष्टि की है। डीजीपी आर स्वेन ने भी इस समाचार की पुष्टि की है और दोनों अधिकारियों ने अपने संयुक्त बयान में कहा है सुरक्षा एजेंसियों को इस बाबत जानकारी दे दी गई है। दक्षिण कश्मीर में लंबे समय तक सक्रिय रहने वाले लश्कर ए तैयबा के कमांडर रियाज डार की हत्या पर लेफ्टिनेंट जनरल दही ने कहा, हम हर तरह के आतंकवाद से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इनाडू समूह के अध्यक्ष एवं आंध्र प्रदेश की नामवर हस्ती रामोजी राव का 88 वर्ष की उम्र में दुखद निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को रामोजी फिल्म सिटी स्थित उनके निवास पर दर्शनार्थ रखा गया। हजारों शुभचिंतकों ने रामोजी राव के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया और उन्हें अपनी श्रद्धांजलियां अर्पित की। रामोजी राव मार्गदर्शी चिट फंड इनाडू अखबार ईटीवी के स्वामी रहे। इनाडू अखबार को आपने काफ़ी लोकप्रिय बनाया। वर्ल्ड मीडिया की शोक सभा में रामोजी राव के निधन को पत्रकारिता के लिए गहरी क्षति बताया गया। कांग्रेस कार्य समिति ने पार्टी के लोकप्रिय नेता राहुल गांधी को सर्वसम्मति से लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाने का प्रस्ताव पारित किया। इसी प्रकार सोनिया गांधी को दोबारा कांग्रेस संसदीय दल की नेता चुना गया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल तथा पार्टी के संचार विभाग के प्रभारी जयराम
रमेश ने नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दी। श्रीमती सोनिया गांधी ने संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस का इस चुनाव में पुनरुद्धार हुआ है, लेकिन उनके सामने चुनौतियां भी उतनी ही बढ़ गई हैं। कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र की रक्षा की है, उसके लिए वो लड़ते रही है, इसलिए अब उसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। सोनिया जी ने आगे कहा, भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी का नैतिक बल बढ़ा है और देश की जनता से सीधा संपर्क हुआ है, जिसका बड़ा लाभ उसे इस आम चुनाव में मिला है। और एक महत्वपूर्ण खबर और आपके सामने प्रस्तुत है। पिछले 3 दिनों में 3 आतंकी हमलों के बाद आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना ने मैदानी मोर्चा डटकर संभाल लिया है। 3 अलग अलग स्थानों पर जारी मुठभेड़ में सीआरपीएफ के एक बहादुर जवान ने अपनी शहादत दी है। 5 जवान घायल होने का समाचार है। डोडा और कठुआ में चली मुठभेड़ में सेना ने एक खौफनाक आतंकी को मौत के घाट उतारने में भारी सफलता प्राप्त की है। 6 आतंकियों की घेराबंदी की जा चुकी है। तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकी हमले के बाद आतंकियों ने 2 और बड़े हमले किए। कल रात सेना की चौकी को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया। यहां आतंकियों और सुरक्षा बल के मध्य मुठभेड़ चल रही है। कठुआ के एक गांव में आतंकी हमले की खबर मिली है। यहां इस हमले में एक व्यक्ति के मारे जाने की पुष्टि हुई। यहां सुरक्षा बल आतंकियों के मध्य आर पार की लड़ाई चल रही है। एक खूंखार आतंकी मारा गया, दूसरे की गिरफ्तारी की गई है। इस आतंकी के कब्जे से 1 लाख नकदी हैंड ग्रेनेड मिले हैं। जम्मू कश्मीर में 29 जून से अमरनाथ यात्रा प्रारंभ होने को एक खुफिया इनपुट मिले हैं। आतंकी तीर्थयात्रियों को अपना निशाना बना सकते हैं। खुफिया खबर मिलने के बाद 20 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। अमरनाथ यात्रियों और यात्रा मार्ग की सुरक्षा और भी कड़ी किए जाने के निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों से मिले हैं। पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर आई है। या भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है। भारतीय जनता पार्टी के 3 सांसद टीएमसी का दामन थाम सकते हैं। ममता बनर्जी के करीबी टीएमसी सांसद साकेत गोखले का एक बयान आया है। इसमें उन्होंने कहा है भारतीय जनता पार्टी के 3 सांसद टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। गोखले ने कहा है नरेंद्र मोदी का गठबंधन टिकाऊ नहीं, ये ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगा, शीघ्र ही मोदी सरकार गिर जाएगी। अब आपके सामने वर्ल्ड मीडिया इंटरनेशनल ब्यूरो के प्रमुख देवेंद्र किशोर ढुंगाना द्वारा प्रस्तुत की जा रही हैं विश्व की खास खबरें। इस पर भी आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। खबरें इस प्रकार हैं। भारत को एक शक्तिशाली सांस्कृतिक प्रभाव वाले देश के रूप में जाना जाता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक भारत के सांस्कृतिक प्रभाव से दूसरे देशों और क्षेत्रों की भी गहराई से बदल दिया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत न केवल संस्कृति का उद्गम स्थल है बल्कि सांस्कृतिक संचरण का एक पुल भी है। भारत पूर्व और पश्चिम के केंद्र में स्थित है। भूमध्य सागर से लेकर पूर्वी एशिया तक दुनिया भर की संस्कृतियां भारत में एकीकृत होती हैं और यहाँ से बाहर तक फैलती हैं, जिससे भारत सबसे शक्तिशाली सांस्कृतिक प्रभाव वाला देश बन जाता है। सिल्क रोड के माध्यम से चीन तथा पूर्वी एशिया और पश्चिमी दुनिया के बीच आदान प्रदान कभी बाधित नहीं हुआ था। इससे न केवल भौतिक आदान प्रदान होता है बल्कि सांस्कृतिक और वैचारिक एकीकरण को भी बढ़ावा मिलता है। प्राचीन काल में चीन ने विदेशी संस्कृति को आत्मसात करने के आधार पर अपनी अद्वितीय संस्कृति का विकास किया था। इनके दौरान बौद्ध धर्म का चीन पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ा था। बौद्ध धर्म 2000 साल से भी पहले भारत से चीन में आया था और इसका चीनी संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा था। आज तक बौद्ध धर्म का प्रभाव अभी भी चीनी लोगों की विचारधारा में एकीकृत है। उदाहरण के लिए पुनर्जन्म, अवतार और भूत के विचार सभी बौद्ध धर्म से उत्पन्न हुए हैं। हान राजवंश के बाद चीनी साहित्यकार अलग अलग स्तर पर बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए। उधर चीन में अधिकांश ऐतिहासिक एवं तीर्थ स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म को चीन के माध्यम से जापान, दक्षिण कोरिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भी पेश किया गया था। साथ ही बौद्ध धर्म ने श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड आदि को भी सीधे तौर पर प्रभावित किया था। आज बौद्ध धर्म का सांस्कृतिक प्रभाव एशिया से कहीं अधिक हो गया है। बौद्ध धर्म के अलावा भारतीय सभ्यता ने अन्य तरीकों से भी दुनिया को प्रभावित किया था। उदाहरण के लिए प्राचीन भारतीय दर्शन, खगोल विज्ञान, साहित्य, संगीत, नृत्य और स्थापत्य कलाएं भी दुनिया में
के अन्य हिस्सों में फैली हुई थी। प्राचीन काल में भारत हमेशा पूर्वी एशिया से लेकर भूमध्य सागर तक एक व्यापार केंद्र रहा था। विभिन्न संस्कृतियों, विचारों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भारत में व्यापारिक मालों के साथ साथ एकीकृत किया गया था, जिन्होंने विश्व सभ्यता को आकार देने में संयुक्त रूप से भाग लिया था। प्राचीन भारत की संकल्पना सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक सभ्यता थी। सभ्यता का प्रसार मुख्य रूप से व्यापार के माध्यम से हुआ था। इंडोनेशिया, कंबोडिया, सुमात्रा, मलय, जावा, वियतनाम और थाईलैंड सभी बौद्ध धर्म या हिंदू धर्म से काफ़ी प्रभावित हुए थे। एशिया और दुनिया में बौद्ध धर्म के व्यापक प्रभाव को देखते हुए भारत के बौद्ध पवित्र स्थानों जैसे बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर में तीर्थ यात्राओं जैसी पर्यटन गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए, ताकि दुनिया भर के बौद्धिक अनुयायी इन पवित्र स्थानों से अपनी आध्यात्मिकता प्राप्त कर सकें। सभ्यताओं के संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करने में मदद करता है। संयुक्त राष्ट्र उप महासचिव सभ्यताओं के संवाद का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव और संयुक्त राष्ट्र सभ्यता गठबंधन UNAOC के उच्च प्रतिनिधि मिगुएल एंजेल मोराटिनोस ने 9 जून को एक मीडिया वक्तव्य जारी कर सभ्यताओं के संवाद के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थापना के लिए हाल ही में पारित प्रस्ताव का स्वागत किया। चीन ने 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह प्रस्ताव रखा था। मोरेटिनोस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सांस्कृतिक विविधता और मतभेदों का सम्मान करने और मानव की गरिमा की रक्षा करने का भी आह्वान किया। मोरेटिनोस ने कहा कि सभ्यताओं के बीच संवाद सांस्कृतिक विविधता के मूल्य की समझ बढ़ाने के लिए फायदेमंद है। उन्होंने सभ्यताओं के संवाद के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थापना का समर्थन करने के लिए चीन और अन्य सहयोगी देशों के प्रति आभार व्यक्त किया। मोरेटिनोस ने यह भी उल्लेख किया कि इन देशों ने सभ्यताओं, संस्कृतियों और धर्मों के बीच समझ और सम्मान को बढ़ावा देने में संयुक्त राष्ट्र सभ्यता गठबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र ने 7 जून को चीन द्वारा प्रस्तावित सभ्यताओं के संवाद के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थापना के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। यूरोपीय कार बाजार को विदेशी प्रतिस्पर्धा से अलग करने का विरोध करते हैं जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने भाषण देते हुए कहा कि वे विदेशी देशों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण यूरोपीय कार बाजार को बंद करने का विरोध करते हैं। फ्रैंकफर्टर आलगेमाइन जीतुंग अखबार की रिपोर्ट के अनुसार स्कोल्ज ने जर्मनी के रूसेल्सहेम में ओपल कार कंपनी की 125वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लिया और कहा, हम विदेशी कंपनियों के लिए अपने बाजार को बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि विदेशी बाजारों में हमारी कंपनी के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाए। यूरोपीय आयोग ने पिछले साल अक्टूबर में चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी विरोधी जांच शुरू की। खबरें हैं कि यूरोपीय आयोग संभवतः अमेरिका के व्यापार संरक्षणवाद के दुरुपयोग का अनुसरण करेगा और चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर अतिरिक्त शुल्क लगाएगा। जर्मन परिवहन मंत्री, अर्थव्यवस्था मंत्री और वित्त मंत्री सभी ने हाल ही में कहा कि चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने से यूरोप के संबंधित उद्योगों के विकास की रक्षा नहीं होगी, बल्कि केवल जर्मन कंपनियों और जर्मन अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण को नुकसान होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। दोनों शीर्ष नेताओं ने गाजा पट्टी में तत्काल युद्ध विराम की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसका उद्देश्य फिलिस्तीनी इजरायल संघर्ष के राजनीतिक समाधान का मार्ग प्रशस्त करना था। फ्रांसीसी राष्ट्रपति भवन में बैठक से पहले जो बाइडेन ने नॉर्मैंडी लैंडिंग की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भाग लिया, जो फ्रांस के कैलवाडोस प्रांत में हुआ था। फ्रांसीसी और अमेरिकी नेताओं ने रूस यूक्रेन संघर्ष, मध्य पूर्व की स्थिति और आर्थिक और व्यापार सहयोग सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए एक रोड मैप की रूपरेखा भी तैयार की। पेरिस में एफिल टावर पर ओलंपिक रिंग स्थापित की गई। पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक शुरू होने में 50 दिन बचे हैं। पेरिस ओलंपिक आयोजकों ने एफिल टावर पर 5 रिंग स्थापित किए हैं। 95 फुट लंबी, 43 फुट ऊंची 5 रिंग संरचना, जो पूरी तरह से पुनर्नवीनीकरण फ्रांसीसी स्टील से बनी है, को मध्य पेरिस में 135 साल पुराने ऐतिहासिक स्थल के दक्षिण की ओर प्रदर्शित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मतदान से किया जाता है। निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार देशों को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा डाले गए कुल मतों का कम से कम 2/3 वोट प्राप्त करना आवश्यक होता है। इस बार के चुनाव में भाग लेने वाले 5 देशों में से किसी का भी कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है और सभी उच्च मतों से चुने गए हैं। सुरक्षा परिषद के 5 नवनिर्वाचित अस्थायी सदस्य इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा और 2 साल तक चलेगा।